Assalamu alaikum. Hello friends, welcome to my channel Chemistry Lectures The Teacher. My name is Mohammed Husnain. आज का हमारा टॉपिक भी बहुत ज़्यादा अहम है और आसान भी है। वैसे अगर आप थोड़ी सी तवज्जो समझेंगे आपको बड़ी अच्छी तरह समझ आ जाएगा। बहुत सी चीज़ें वैसे मैं लेक्चर में मैं ज़ुबानी बोल देता हूँ। जब आप नोट्स बनाने लगे तो आप अपने नोट्सों में वो लिख लिया करें। चलिए शुरू करते हैं। हमारा टॉपिक है सरफेस टेंशन। सरफेस टेंशन क्या है? सरफेस टेंशन को समझने के लिए इस फिगर पर गौर करें। आप देख सकते हैं कि जो मॉलिक्यूल सरफेस पे है उस पे डिफरेंट फोर्स ऑफ अट्रैक्शन असरअंदाज हो रही हैं, और जो मॉलिक्यूल इनसाइड द लिक्विड है यानी कि इन बल्क ऑफ मॉलिक्यूल्स है उस पे डिफरेंट फोर्स ऑफ अट्रैक्शन असरअंदाज हो रही हैं। जो मॉलिक्यूल तो लिक्विड के अंदर है वो बाकी तमाम लिक्विड के मॉलिक्यूल्स के से घिरा हुआ है। हर तरफ से लिक्विड के मॉलिक्यूल्स ही हैं और हर तरह से उसको अट्रैक्ट कर रहे हैं, जिसकी वजह से उस पर नेट फोर्स ऑफ अट्रैक्शन जो है वो ज़ीरो है। लेकिन जो मॉलिक्यूल सरफेस पे है उसके साथ ऐसा नहीं है। उसे मॉलिक्यूल्स नीचे की तरफ तो अट्रैक्ट कर रहे हैं लेकिन ऊपर की तरफ से उसके अट्रैक्शन नहीं हो रही, जिसकी वजह से उस पर एक नेट इनवार्ड अट्रैक्शन असरअंदाज हो रही है। और इसी नेट इनवार्ड अट्रैक्शन अंदर की तरफ खिंचाव को हम सरफेस टेंशन कहते हैं। सरफेस टेंशन इस बात को यकीनी बनाती है कि सरफेस एरिया कम से कम हो, ताकि ये जो इम्बैलेंस ऑफ फोर्स है जिसकी वजह से नेट इनवार्ड अट्रैक्शन पैदा हुई है ये कम से कम हो जाए। और नतीजे के तौर पर सरफेस टेंशन की वजह से जो सरफेस है वो एक तनाव में आ जाती है। क्योंकि सरफेस तनाव में है और आप सरफेस एरिया को बढ़ाना चाहते हैं तो आपको सरफेस पे एक फोर्स अप्लाई करनी होगी, सरफेस पे कुछ वर्क करना होगा, और वो वर्क आप जितना करेंगे वो ही सरफेस टेंशन के बराबर होगा। इसकी की बुनियाद पे हम सरफेस टेंशन की आइए डेफिनेशंस देखते हैं। आइए अब सरफेस टेंशन की डेफिनेशन देखते हैं। इट इज़ द वर्क इन जूल्स रिक्वायर्ड टू प्रोड्यूस अ यूनिट इंक्रीज इन सरफेस एरिया। ये वर्क है जो कि हमें रिक्वायर है सरफेस एरिया को इंक्रीज करने के लिए। हमने देखा था कि सरफेस टेंशन की वजह से सरफेस जो है वो तन जाती है, तो और वो चाहती है कि सरफेस एरिया को कम कर दे और कम से कम सरफेस एरिया को यकीनी बनाती है। लेकिन हम सरफेस एरिया को बढ़ाना चाहते हैं तो हमें सरफेस टेंशन के इक्वल वर्क करना होगा। इसलिए ये जो वर्क हम कर रहे हैं इसे हम सरफेस टेंशन कह रहे हैं, क्योंकि ये सरफेस टेंशन के ही इक्वल है। तो ये वर्क ओवर एरिया सरफेस टेंशन को मैंने यहाँ गैमा शो किया W और A। इसके यूनिट जोल पर मीटर स्क्वायर है क्योंकि वर्क का यूनिट जोल होता है और एरिया की यूनिट मीटर स्क्वायर होता है। इसके ओल्ड यूनिट जो है वो अर्ग पर सेंटीमीटर स्क्वायर है। इसकी एक और डेफिनेशन है, इट इज़ द फोर्स इन न्यूटन्स एक्टिंग अलोंग द सरफेस ऑफ द लिक्विड एट राइट एंगल टू एनी लाइन 1 मीटर इन लेंथ। ये वो फोर्स है जो कि सरफेस के अलोंग एक्ट कर रही है और उस लाइन के सरफेस की जो लाइन है उसके राइट एंगल पे जो एक्ट कर रही है। सरफेस के अलोंग है और सरफेस का जो लाइन है उसके राइट एंगल पे ये एक्ट कर रही है, और उस लाइन की जो लंबाई है वो 1 मीटर है। इसलिए सरफेस टेंशन बराबर होगी फोर्स ओवर लेंथ। इसका जो यूनिट है वो न्यूटन पर मीटर है, ओल्ड यूनिट डाइंस पर सेंटीमीटर है। अगर हमने किसी भी लिक्विड की सरफेस टेंशन मालूम करनी है तो उसके लिए एक आसान सा एक्सपेरिमेंट है, मैं आपको उसके बारे में बताऊंगा, जिसकी वजह से आपको ये दोनों डेफिनेशन और भी ज़्यादा अच्छी तरह समझ में आ जाएंगी और पता चलेगा किस तरह ये लाइन राइट एंगल है। हमने सिर्फ लेंथ को मीटर्स में लेते हैं और फोर्स को न्यूटन में, हमारे पास आसानी से सरफेस टेंशन आ जाती है। आइए अब हम देखते हैं कि वो एक्सपेरिमेंट क्या है और सरफेस एनर्जी क्या होती है। सरफेस टेंशन और सरफेस एनर्जी में कोई फ़र्क नहीं है, दोनों की डिमेंशंस एक हैं, दोनों की न्यूमेरिकल वैल्यू भी एक ही होती है। ठीक है। अच्छा, सरफेस एनर्जी को समझने के लिए या सरफेस टेंशन को समझने के लिए आप पहली डेफिनेशन पर गौर करें, जिसमें कि हमने बताया कि सरफेस एरिया को बढ़ाने के लिए
हमें इनवार्ड पुल के अगेंस्ट कोई ना कोई वर्क करना पड़ेगा, क्योंकि इनवार्ड पुल सरफेस टेंशन की वजह से जो पैदा हुई है उसके अगेंस्ट वर्क करना पड़ेगा। इस मकसद के लिए आप एक रेक्टेंगुलर वायर फॉर्म जो है, जो इस फिगर में दी गई है, उसको कंसिडर करें। ये रेक्टेंगुलर वायर फॉर्म ABCD है। इसकी जो AB साइड है वो मूवेबल है और इसमें एक सॉफ्ट सॉल्यूशन फिल्म कंटेंड है। इसके अंदर ये जो दिखाई गई है डॉटेड लाइन से, यहाँ तक सॉफ्ट सॉल्यूशन फिल्म है और AB साइड मूवेबल है, जिसे हम AB से XY पोजीशन पर ले जाते हैं DX पे। और जो दूसरी डेफिनेशन पे मैंने बताया था कि फोर्स एक्ट होती है सरफेस के अलोंग, तो ये देखिए ये सरफेस के अलोंग फोर्स एक्ट हो रही है और ये जो लाइन है जिसकी लेंथ L यहाँ दी गई है, ये उसके परपेंडिकुलर फोर्स है। ठीक है, इस पे फोर्स लगा के इसको AB से XY पोजीशन पे ले जाएंगे तो इस पर कुछ वर्क होगा। लेकिन इस सॉफ्ट सॉल्यूशन फिल्म में एक सरफेस नहीं बल्कि दो सरफेसेस है, एक ऊपर की तरफ और एक नीचे की तरफ। लिहाजा सरफेस टेंशन यहाँ पर डबल होगी और फोर्स भी डबल अप्लाई करनी पड़ेगी हमें वर्क करने के लिए। तो चूँकि वर्क बराबर होता है फोर्स इनटू डिस्टेंस, और ये हम पीछे पढ़ रहे हैं दूसरी डेफिनेशन में ये फार्मूला सरफेस टेंशन का, तो ये फोर्स इसके बराबर हो जाएगी गैमा, यानी कि सरफेस टेंशन इनटू लेंथ। अगर क्योंकि सरफेस टेंशन डबल है तो यहाँ पर ये भी डबल हो जाएगा, तो यानी कि डबल फोर्स अप्लाई करनी पड़ेगी। इसलिए यहाँ फोर्स जो है वो डबल है, 2 के फैक्टर से मल्टीप्लाई करना पड़ा है फोर्स को, क्योंकि सरफेस एक नहीं सरफेस 2 हैं और हमने dx डिस्टेंस से मूव किया था, तो ये इस तरह ये वाली वैल्यू यहाँ पे ऐड करने से हमारे पास ये आ जाएगा, इसलिए वर्क की वैल्यू ये आ जाएगी। अगर हम यहाँ ये देखिए सरफेस टेंशन को, अगर हम ये जो गैमा है ये W/DA हो जाएगा, ठीक है, और 2D है। तो इस तरह ये वर्क को हम जब एरिया से डिवाइड करेंगे तो हमारे पास सरफेस टेंशन आ जाएगी। ये 2 का फैक्टर आपको पता क्यों आया, क्योंकि 2 सरफेसेस होने की वजह से। वैसे मैं आपको सरफेस टेंशन और सरफेस एनर्जी के बारे में एक और बात बता दूं कि जो आमतौर पर जो पहली डेफिनेशन हमने सरफेस टेंशन की थी, वो आमतौर पे लोग सरफेस एनर्जी की डेफिनेशन करते हैं, और जो दूसरी डेफिनेशन हमने की थी वो आमतौर पर सरफेस टेंशन की करते हैं। और जो दोनों यूनिट्स हैं जूल पर मीटर स्क्वायर और न्यूटन पर मीटर, वो दोनों एक दूसरे के बराबर हैं। अच्छा, आगे हम देखते हैं इफ़ेक्ट ऑफ टेम्परेचर ऑन सरफेस टेंशन, के टेम्परेचर का सरफेस टेंशन पे क्या असर होता है। सरफेस टेंशन ऑफ लिक्विड डिक्रीजेज एज द टेम्परेचर इंक्रीजेज, के जैसे जैसे लिक्विड का जो टेम्परेचर है वो इंक्रीज करता है उसकी सरफेस टेंशन वो डिक्रीज करती है। ये फार्मूला दिया गया है इसके लिए। यहाँ TC क्रिटिकल टेम्परेचर है। क्रिटिकल टेम्परेचर किसी सब्सटेंस का वो कम से कम टेम्परेचर होता है जिससे ज़्यादा टेम्परेचर पर उसकी गैस स्टेट को लिक्विड स्टेट में चेंज नहीं किया जा सकता, चाहे जितना मर्जी प्रेशर अप्लाई किया जाए। ये बॉइलिंग टेम्परेचर से मुख्तलिफ होता है। इस तरह क्रिटिकल टेम्परेचर पर किसी भी लिक्विड की सरफेस टेंशन 0 हो जाती है। ये T लिक्विड का टेम्परेचर है और जब ये टेम्परेचर क्रिटिकल टेम्परेचर के इक्वल हो जाएगा तो TC माइनस T इक्वल टू 0 हो जाएगा, और जब ये 0 K से मल्टीप्लाई होगा तो ये पूरी टर्म 0 हो जाएगी। इस तरह जो पूरी राइट हैंड साइड 0 हो चुकी है, इसका मतलब है कि जो लेफ़्ट हैंड साइड पे टर्म्स मौजूद हैं उनका प्रोडक्ट इक्वल टू 0 आ रहा है, तो इसका मतलब है इन दोनों में से एक टर्म 0 है। तो वो कौन सी 0 है, हम देखें तो ये m/d को देख लें, तो ये तो मोलर वॉल्यूम है 2⁻²/3। वैसे इस सब को मिला के m/d 2⁻²/3, इसे हम मोलर सरफेस भी कहते हैं। ये तो 0 नहीं है, इसका मतलब है सरफेस टेंशन 0 है।
और इसीलिए जो है हमारा आंसर है वो 0 के इक्वल आ रहा है। तो इससे मालूम हुआ कि जब टेम्परेचर क्रिटिकल टेम्परेचर पे पहुंच जाता है तो सरफेस टेंशन 0 हो जाती है। इस टेबल को गौर से देखें, इसमें वाटर और कुछ ऑर्गेनिक लिक्विड्स की सरफेस टेंशन को शो किया गया है जो कि टेम्परेचर के साथ चेंज हो रही हैं। आप इसके यहाँ ऊपर देखें तो उसने न्यूटन पर मीटर को 10⁻³ से मल्टीप्लाई किया मिली न्यूटन पर मीटर बनाने के लिए। ये तो हमें पता है कि जब बड़े यूनिट से छोटे यूनिट में जाना हो तो हम मल्टीप्लाई करते हैं। और नीचे जो लाइन लिखी है, इन ऑर्डर टू गेट द वैल्यूज इन न्यूटन पर मीटर डिवाइड अबव वैल्यूज बाय 1000। और ये भी हमें मालूम है कि क्योंकि ये मिली न्यूटन पर मीटर में सारी वैल्यूज दी गई थी, तो हमें पता है कि छोटे यूनिट से बड़े यूनिट में जाना हो तो डिवाइड करेंगे। तो उसने कहा कि अगर यही वैल्यूज़ हमने न्यूटन पर मीटर में हासिल करनी है तो इसे 1000 से यानी कि 10⁻³ से डिवाइड करना होगा। अब अगला टॉपिक है सरफेस टेंशन ऑफ मोल्टन मेटल्स। सरफेस टेंशन जो मोल्टन मेटल्स की होती है वो वाटर या ऑर्गेनिक लिक्विड से बहुत ज़्यादा होती है। यहाँ आप देख सकते हैं कि मरकरी की सरफेस टेंशन वो ये देखें कितनी ज़्यादा है, 100 डिग्री सेंटीग्रेड। और जो सिल्वर की सरफेस टेंशन है वो भी देखें 800 × 10⁻³ न्यूटन पर मीटर है, 800 डिग्री सेंटीग्रेड पर। अब सरफेस टेंशन इन डेली लाइफ। सरफेस टेंशन डेली लाइफ में हम इसकी बहुत सारी एग्जांपल देखते हैं, जैसे कि फॉर्मेशन ऑफ रेन ड्रॉप्स, बारिश के कतरों का बनना, फॉर्मेशन ऑफ ग्लोब्यूल्स, बबल्स यानी कि बबल्स वगैरह का बनना, राइज ऑफ वाटर इन द कैपिलरी ट्यूब्स, मूवमेंट ऑफ लिक्विड इन द पोरस मटेरियल लाइक ब्लॉटिंग पेपर एंड सॉइल, राइज ऑफ वाटर फ्रॉम द रूट्स टू द टॉप ऑफ द ट्रीज। ये सारी की सारी डेली लाइफ में सरफेस टेंशन की एग्जांपल्स हैं। अब हम देखते हैं कि रीजंस फॉर द राइज और डिप्रेशन ऑफ लिक्विड इन द कैपिलरी ट्यूब, कि कैपिलरी ट्यूब में कुछ लिक्विड जो हैं वो राइज कैसे करते हैं और कुछ जो लिक्विड्स हैं वो डिप्रेस कैसे होते हैं। क्या वजह है कि कुछ लिक्विड्स तो कैपिलरी ट्यूब में ऊपर चले जाते हैं आम सरफेस से भी, और कुछ जो लिक्विड्स हैं वो जो नॉर्मल लेवल होता है लिक्विड का उससे भी नीचे चले जाते हैं कैपिलरी ट्यूब में। जो लिक्विड्स सॉलिड सरफेसेस को वेट करते हैं वो कैपिलरी ट्यूब में राइज करते हैं। अब वेटिंग लिक्विड्स वो होती हैं जिनमें एडहेसिव फोर्सेस मजबूत होती हैं और कोहेसिव फोर्सेस बनिस्बत वीकर होती हैं। एडहेसिव फोर्सेस क्या हैं? एडहेसिव फोर्सेस आर द फोर्सेस बिटवीन द डिफरेंट टाइप्स ऑफ मॉलिक्यूल्स and cohesive forces are the forces between the same type of molecules। adhesive forces की वजह से लिक्विड के मॉलिक्यूल कैपिलरी ट्यूब की वॉल्स की तरफ अट्रैक्ट होते हैं और cohesive forces की वजह से मॉलिक्यूल्स नीचे की तरफ अट्रैक्ट होते हैं यानी कि बल्क लिक्विड की तरफ। इस तरह सरफेस पर टेंशन पैदा हो जाती है, इसे सरफेस टेंशन कहते हैं। और इस तरह मेनिस्कस कनकेव शक्ल का बनता है, यानी कैपिलरी ट्यूब की वॉल्स के साथ ऊपर की तरफ एडहेसिव फोर्सेस स्ट्रोंगर होने की वजह से और दरमियान में नीचे की तरफ कोहेसिव फोर्सेस की वजह से। कनकेव मेनिस्कस पर प्रेशर उसकी कनकेव शक्ल की वजह से नॉर्मल 1 atm प्रेशर से भी कम अप्लाई होता है, जबकि कैपिलरी ट्यूब से बाहर दोनों तरफ लिक्विड की सरफेस पर नॉर्मल 1 atm प्रेशर अप्लाई हो रहा है। प्रेशर फोर्स पर यूनिट एरिया होता है। कैपिलरी ट्यूब के अंदर लिक्विड की कनकेव सतह पर फोर्स पर यूनिट एरिया कम अप्लाई हो रही है, जबकि कैपिलरी ट्यूब से बाहर बाकी सरफेस ऑफ लिक्विड पर फोर्स पर यूनिट एरिया ज़्यादा अप्लाई हो रही है। ये इम्बैलेंस ऑफ प्रेशर लिक्विड को कैपिलरी ट्यूब के अंदर धकेलता है और कैपिलरी ट्यूब में लिक्विड राइज करना शुरू कर देता है। लिक्विड तब तक राइज करता रहता है जब तक कैपिलरी ट्यूब में मौजूद लिक्विड का वज़न इस प्रेशर डिफरेंस के असर को ख़त्म नहीं कर देता। क्योंकि लिक्विड कैपिलरी ट्यूब में राइज कर रहा है तो उसका वज़न आहिस्ता आहिस्ता बढ़ता जाएगा
और वो आखिरकार इस प्रेशर डिफरेंस के असर को ख़त्म कर देगा और सिर्फ इसी सतह पर ही लिक्विड राइज करेगा। इस तरह आपको पता चल गया कि क्यों कुछ लिक्विड्स जो हैं वो कैपिलरी ट्यूब में राइज करते हैं। अब मैं आपको बताता हूँ कि क्यों लिक्विड्स, कुछ ऐसे लिक्विड्स हैं जिन्हें हम नॉन वेटिंग लिक्विड्स कहते हैं, वो कैपिलरी ट्यूब में डिप्रेस होते हैं। नॉन वेटिंग लिक्विड्स कैपिलरी ट्यूब में डिप्रेस होते हैं। नॉन वेटिंग लिक्विड्स वो होते हैं जिनमें कोहेसिव फोर्सेस एडहेसिव फोर्सेस की निस्बत स्ट्रोंगर होती हैं। लिहाजा ऐसे लिक्विड्स के मेनिस्कस की शक्ल जो कैपिलरी ट्यूब में बनेगी वो सिर्फ और सिर्फ कोहेसिव फोर्सेस पर डिपेंड करेगी। लिक्विड का ड्रॉप स्फीरिकल क्यों होता है किसी भी लिक्विड का? क्योंकि उसकी पूरी सरफेस पर फोर्सेस अंदर की तरफ यानी बल्क लिक्विड की जानब लग रही होती हैं। इसी तरह यहाँ भी जब कोहेसिव फोर्सेस की वजह से इसकी सरफेस पर हर तरफ से नीचे की तरफ बल्क लिक्विड की जानब फोर्सेस अप्लाई होंगी तो इसकी सरफेस स्फीयर के एक हिस्से की तरह कन्वेक्स मेनिस्कस की शक्ल अख्तियार करेगी। कन्वेक्स मेनिस्कस पर प्रेशर उसकी कन्वेक्स शक्ल की वजह से नॉर्मल 1 ATM से भी ज़्यादा अप्लाई होता है, जबकि बाकी कैपिलरी ट्यूब से बाहर सरफेस पर प्रेशर नॉर्मल 1 ATM अप्लाई हो रहा है। इस डिफरेंस ऑफ प्रेशर की वजह से लिक्विड कैपिलरी ट्यूब में डिप्रेस होता है और ये डिप्रेस होता रहता है जब तक कि बाकी का जो लिक्विड है कैपिलरी ट्यूब से बाहर उसका वज़न बढ़कर इस प्रेशर डिफरेंस के असर को ख़त्म नहीं कर देता। इस तरह नॉन वेटिंग लिक्विड जो हैं वो कैपिलरी ट्यूब में डिप्रेस होते हैं। इस टॉपिक को समझने के लिए मैंने कुछ थ्योरी भी यहाँ पे लिख दी है जो मैं वैसे फिल्मा देता हूँ यहाँ पर, आप देख लें। एक बार आप उस एक्सप्लेनेशन को सुने और साथ में ये थ्योरी एक बार पढ़ लेंगे तो आपको ये राइज और डिप्रेस ऑफ लिक्विड वाला टॉपिक अच्छी से समझ में आ जाएगा। ठीक है, कि नॉन वेटिंग लिक्विड्स कैसे डिप्रेस हो रहे हैं और जो वेटिंग लिक्विड्स हैं वो कैसे राइज हो रहे हैं। ठीक है, ये हो गया। अगला हमारा टॉपिक है कंटैक्ट एंगल का। तो ये कंटैक्ट एंगल क्या है? द कंटैक्ट एंगल इज अ मेजर ऑफ द एबिलिटी ऑफ अ लिक्विड टू वेट द सरफेस ऑफ अ सॉलिड। ये किसी लिक्विड की एबिलिटी है कि वो सॉलिड सरफेस को कितना वेट करता है, क्या उसमें एबिलिटी है वेट करने की। वेटिंग क्या होती है? वेटिंग की अगर मैं डेफिनेशन करूँ तो ये बनेगी द डिस्प्लेसमेंट ऑफ अ फ्लूइड फ्रॉम अ सरफेस बाय अनदर फ्लूइड इज टर्म्ड एज वेटिंग। एक फ्लूइड का दूसरी फ्लूइड को रिप्लेस कर देना किसी सरफेस से, उसे वेटिंग कहते हैं। हमें पता है कि गैसेस और लिक्विड्स दोनों ही फ्लूइड्स हैं। आमतौर पर हम वेटिंग बोलते हैं कि जब एक लिक्विड किसी सॉलिड सरफेस से एयर को रिप्लेस कर देता है तो हम कहते हैं कि ये जो सॉलिड सरफेस है ये वेट हो गई है। तो कांटेक्ट एंगल जो है वो मेजर है किसी भी लिक्विड की कितनी उसकी वेटिंग एबिलिटी है उसका मेजर करता है। कांटेक्ट एंगल इज मेजर्ड थ्रू द लिक्विड वेयर अ लिक्विड वेपर इंटरफेस मीट्स अ सॉलिड सरफेस। हाँ, कांटेक्ट एंगल को हम वहाँ से मेजर करते हैं जहाँ पर लिक्विड और उसके वेपर्स जो हैं वो इंटरफेयर करते हैं सॉलिड सरफेस के साथ। यानी कि किसी बीकर में फर्ज करो लिक्विड भरा हुआ है तो उसकी सरफेस पर, उस जो लिक्विड की सरफेस पर उसके वेपर्स भी मौजूद हैं और वहाँ वो जो है वो सॉलिड सरफेस से भी कांटेक्ट है लिक्विड की सरफेस, तो वहाँ से हम मेजर करेंगे कांटेक्ट एंगल को। लो कांटेक्ट एंगल कोरेस्पॉन्ड्स टू हाई वेटिंग एबिलिटी वेयर एज लार्ज कांटेक्ट एंगल कोरेस्पॉन्ड्स टू लो वेटिंग एबिलिटी। कि जितना कांटेक्ट एंगल लो होगा उतनी वेटिंग एबिलिटी ज़्यादा होगी, जबकि जितना कांटेक्ट एंगल बड़ा होगा उतनी वेटिंग एबिलिटी जो है वो कम होगी। इससे हमें पता चला कि जो वेटिंग लिक्विड्स होंगे उनका कांटेक्ट एंगल कम होगा और जो नॉन वेटिंग लिक्विड्स होंगे उनका कांटेक्ट एंगल ज़्यादा होगा।
इस तस्वीर में आप देख सकते हैं कि कॉन्टैक्ट एंगल जितना कम है उतनी ही वेटिंग एबिलिटी ज़्यादा है, यानी कि उतना ही जो लिक्विड है वह सॉलिड सरफेस से एयर को रिमूव कर पा रहा है। जैसे जब ज़ीरो एंगल है तो देखें तकरीबन ऑलमोस्ट उसने कम्प्लीटली एयर को वहाँ से रिमूव कर दिया है। जब एंगल उससे बढ़ा तो उसने उससे कम एयर को रिमूव किया। लेकिन आप देखते हैं कि जब एंगल 90 से बढ़ गया है तो वो एयर को कितना कम रिमूव कर रहा है, और जब 180 हो गया फिर तो वो ऑलमोस्ट एयर को बहुत ही कम रिमूव कर रहा है, यानी कि उसकी वेटिंग एबिलिटी बहुत ही कम हो गई है। इससे मालूम हुआ कि अगर जो 90 से कम एंगल होगा तो हम उस लिक्विड को वेटिंग लिक्विड कहते हैं, और जो अगर 90 से एंगल ज़्यादा होगा कॉन्टैक्ट एंगल तो उससे ऐसे लिक्विड को हम नॉन वेटिंग लिक्विड कहेंगे। सरफेस टेंशन की एक और डेफिनेशन देखते हैं जिससे हमें कॉन्टैक्ट एंगल के बारे में मज़ीद इंफॉर्मेशन हासिल होगी। सरफेस टेंशन इज़ द फोर्स पर 1 सेंटीमीटर एक्टिंग एट अ टेंजेंट टू द मेनिस्कस सरफेस। कि सरफेस टेंशन एक फोर्स है जो कि पर 1 सेंटीमीटर क्यूब एक्ट कर रही है, और उसकी डायरेक्शन क्या है? उसकी डायरेक्शन ये है कि हमने मेनिस्कस सरफेस से एक टेंजेंट जो है वो खींचा और उस टेंजेंट की डायरेक्शन पे वो फोर्स एक्ट कर रही है। ठीक है, द टेंजेंट एंगल टू द सरफेस इज कॉल्ड कॉन्टैक्ट एंगल, और वो टेंजेंट जो सरफेस के साथ एंगल बना रहा है उसे हम कॉन्टैक्ट एंगल कहते हैं। कॉन्टैक्ट एंगल की मज़ीद वजाहत इन फिगर से हो जाएगी। आप यहाँ देखें कि ये कनकेव मेनिस्कस बना हुआ है एक वेटिंग लिक्विड का, क्योंकि हमने पढ़ा है कि वेटिंग लिक्विड कनकेव मेनिस्कस ही बनाते हैं। तो हमने इस कैपिलरी ट्यूब की वॉल को इससे शो किया और इस सरफेस को हमने इस लाइन से शो किया। इससे हमने एक टेंजेंट खींचा और ये टेंजेंट इस कैपिलरी ट्यूब की वॉल के साथ जो एंगल बना रहा है इसे हम कॉन्टैक्ट एंगल कहते हैं। और आप ये देखें कि ये एंगल 3 फेसिस के इंटरफेरेंस पे बन रहा है, यानी कि वेपर एयर मिक्सचर और लिक्विड का इंटरफेरेंस हो रहा है यहाँ पर सॉलिड सरफेस के साथ। ठीक है, और आप ये भी देख रहे हैं कि ये एंगल जो है 90 से कम है। इसी तरह ये नॉन वेटिंग लिक्विड की भी आप फिगर्स को देखें तो इसमें कन्वेक्स मेनिस्कस बना हुआ है और इसकी कन्वेक्स सरफेस को इस तरह लिक्विड की सरफेस को शो किया गया है। कन्वेक्स जो सरफेस है इससे हमने टेंजेंट खींचा और टेंजेंट ने जो सॉलिड सरफेस के साथ एंगल बनाया उसे कॉन्टैक्ट एंगल कहा। और ये भी 3 फेसिस के इंटरफेरेंस, यानी कि ऊपर गैस और वेपर मिक्सचर मौजूद है और ये लिक्विड सरफेस है और ये सॉलिड सरफेस है। ठीक है, इन तीनों के इंटरफेरेंस पे ये एंगल बन रहा है और इसी एंगल पर सरफेस टेंशन जो है वो एक्ट कर रही है। और आप ये देखें कि ये एंगल भी 90 से ज़्यादा है। अब हम पढ़ते हैं इंटरफेशियल टेंशन। टेक 2 इमिसिबल और पार्शियल इमिसिबल लिक्विड्स इन अ वेसल। 2 गैर हल पजीर या जुज़वी तौर पर हल पजीर लिक्विड्स लें एक वेसल में। अ फोर्स ऑफ टेंशन इज एक्टिंग अलोंग देयर सरफेस ऑफ सेपरेशन। तो उन दोनों लिक्विड्स की जो सरफेस ऑफ सेपरेशन होगी वहाँ एक टेंशन की फोर्स जो है वो एक्ट कर रही होगी। दिस इज कॉल्ड इंटरफेशियल टेंशन, इसे इंटरफेशियल टेंशन कहते हैं। अब ये इंटरफेशियल टेंशन जो है ना ये उन दोनों लिक्विड्स की सरफेस टेंशन के इंटरमीडिएट होगी, या तो इंटरमीडिएट होगी या दोनों से कम होगी। उसकी वजह यह है कि इन दोनों लिक्विड्स के इंटरफेरेंस पर, यानी कि जहाँ पर ये दोनों लिक्विड्स एक दूसरे से मिल रहे हैं वहाँ पर एक लिक्विड के मालिक्यूल्स दूसरे लिक्विड के मालिक्यूल्स को अट्रैक्ट कर रहे होंगे, जिसकी वजह से जो इंटरफेशियल टेंशन होगी वो उन दोनों लिक्विड्स की सरफेस टेंशन के इंटरमीडिएट होगी या उनसे कम होगी। आगे है सरफेस एक्टिव एजेंट्स। 2 substances which lower the surface tension of water are called surface active agents। वो सब्सटेंसेस जो कि पानी की सरफेस टेंशन को कम कर देते हैं उन्हें हम सरफेस एक्टिव एजेंट्स कहते हैं। अब ये कौन कौन से सब्सटेंसेस हैं? जैसे कि सोप्स, डिटर्जेंट्स, मिथाइल अल्कोहल, इथाइल अल्कोहल और एसीटोन वगैरह ये पानी की सरफेस टेंशन को कम कर देते हैं, लिहाजा ये सरफेस एक्टिव एजेंट्स हैं। एक ग्रीस है जो कि कपड़े पर लगी हुई है,
ग्रीस को हम सिर्फ पानी से रिमूव नहीं कर सकते, क्योंकि पानी की सरफेस टेंशन बहुत ज़्यादा है, जिसकी वजह से ये ग्रीस को वेट नहीं करता। लिहाजा जब पानी में हम सोप ऐड करेंगे तो इससे पानी की सरफेस टेंशन कम हो जाएगी और ये ग्रीस को वेट कर सकेगा, और इस तरह ग्रीस जो है वो कपड़े से रिमूव हो सकेगी। तो ये था हमारा पूरा टॉपिक सरफेस टेंशन का। अगला हमारा टॉपिक होगा कि मेजरमेंट ऑफ सरफेस टेंशन।